हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका सुकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीजीएल टीयर 1 एग्जाम 2025 के शिफ्ट में पूछे सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके, जीएस, साइंस, मिसलेनियस और करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में आपका पूरा स्टैटिक जीके, जीएस, साइंस, मिसलेनियस और करंट अफेयर्स के जितने भी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, एक एक क्वेश्चन व एक एक फैक्ट चुन चुन के डाला गया है। इसके अलावा आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस को भी पूरी तरह से एनालाइज किया गया है व वहां से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कलेक्ट किया गया है। साथ में आपके एक्स्ट्रा फैक्ट को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि एसएससी सीजीएल टीयर 1 एग्जाम 2025 में आप लोग स्टैटिक जीके, जीएस, साइंस, मिसलेनियस और करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। पीडीएफ आपका दोस्तों पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। आपके एग्जाम में यहाँ से जो टोटल क्वेश्चंस का वेटेज है, जिसमें आपका पूरा स्टैटिक जीके आएगा यानी कि परंपरागत सामान्य ज्ञान, आपके जीएस यानी कि सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका साइंस आएगा यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मिसलेनियस यानी विविध वाला चैप्टर व करंट अफेयर्स। आपके पूरे पाठ्यक्रम को प्रिपेयर करके आपके पीडीएफ में कंप्लीट कर दिया गया है, जहां जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनने हैं। एक सफिशिएंट पूरी तरह से परफेक्ट पीडीएफ है दोस्तों, जिसको आप रिवाइज करके कम से कम समय में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ओनली 50 रुपीज दोस्तों इस पीडीएफ की पेड फीस रखी गई है। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है, जहां पर आप जुड़कर इस वैकेंसी का कंप्लीट पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सीधे क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। हम लोग वीडियो को स्टार्ट करेंगे स्टैटिक जीके के टॉपिक से। स्टैटिक जीके से पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में। स्टैटिक जीके से पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से रखा गया है? संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ को लेकर आया हुआ। तो आप लोग जानते हैं दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की स्थापना, इनके विभिन्न सहयोगी संगठन, उनकी स्थापना, उनके मुख्यालय व उनके विभिन्न कार्य, यानी कि बहुत सारे क्वेश्चंस, फैक्ट व कंटेंट इस टॉपिक से बनते हैं, जो कि आपके एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं। तो पूरी तरह से क्रम से कंप्लीट करके दोस्तों परफेक्ट सीट आपके सामने लगा दी गई है। अगर इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके चलते हैं तो यकीन कीजिएगा दोस्तों, आप अपने एग्जाम्स के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस, फैक्ट व कंटेंट से एक साथ पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस सुपर टॉपिक को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में। आप चलिए दोस्तों, इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा, इंपॉर्टेंट नोट के द्वारा इस टॉपिक को क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। आगे बढ़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषाओं की बात की जाए तो अंग्रेजी एवं फ्रेंच हैं, तथा चीनी, रूसी यानी कि रसियन, अरबी तथा स्पेनिश इसकी अन्य मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग हैं। नाम है इनके: महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तथा सचिवालय। इनमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को छोड़कर अन्य सभी का मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग, नीदरलैंड में स्थित है। आगे बढ़िएगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद की है। इसमें 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 अस्थायी तथा 10 अस्थायी सदस्य हैं। 5 अस्थायी सदस्य देशों के नाम देखेंगे तो संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन तथा ब्रिटेन है। इन्हें किसी भी मसले पर वीटो का अधिकार प्राप्त है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या 193 है। इसका नवीनतम सदस्य देश दक्षिणी सूडान है, ध्यान रखिएगा। दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे, हमारे एक सेंटेंस के कॉन्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस, फैक्ट व कंटेंट निकलते हैं, जो कि आपके एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं। यही वजह दोस्तों, हम अपने वीडियोस में आपको ऑप्शन लगा के नहीं पढ़ाते, क्योंकि ऑप्शन लगाने से सारे टॉपिक्स एक साथ कंप्लीट नहीं हो सकते, केवल कंफ्यूजन क्रिएट होती है और टाइम टेकिंग हो जाता है। जो भी टॉपिक्स दोस्तों हमारे द्वारा जहाँ पे उठाए जाते हैं, उनको वहीं पे
A to Z क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया था। इसके लिए मुझे कितने भी बुक से मटेरियल का कलेक्शन क्यों ना करना पड़े। वो हर टॉपिक्स दोस्तों आपके पूरे पाठ्यक्रम को प्रिपेयर करके आपके पीडीएफ में कंप्लीट किए गए हैं, जहां जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। आगे बढ़िएगा। अब इस सीट को दोस्तों आप लोगों को अच्छे से क्लियर करके चलने हैं, जहां पे दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी सहयोगी संगठन हैं उनकी स्थापना कब हुई थी व उनके मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा पॉइंट है हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट सहयोगी संगठन। सबसे पहले दोस्तों इनके विभिन्न संगठनों के नाम दिए गए हैं, इनका स्थापना वर्ष दिया गया है और मुख्यालय भी मेंशन कर दिया गया है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। बात की जाए दोस्तों अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि आईएलओ की, तो इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। मुख्यालय इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन यानी कि एफएओ की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। मुख्यालय इसका रोम इटली में स्थित है। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ की बात की जाए तो इसकी भी स्थापना 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। वह अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक की बात की जाए तो इसकी स्थापना भी 1945 में हुई थी और इसका भी मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। नेक्स्ट, यूनेस्को की बात की जाए दोस्तों, इसका फुल फॉर्म भी आप लोग ध्यान रखें, हालांकि करंट के पीडीएफ में पूरी तरह से सब कुछ मेंशन है। यूएनईएससीओ यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, जिसकी स्थापना भी 1945 में हुई थी और इसका मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ, जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। यूनिसेफ की बात की जाए दोस्तों तो इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में स्थित है। आगे बढ़िएगा। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। मुख्यालय इसका वियना ऑस्ट्रिया में स्थित है। अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संस्थान की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1944 में हुई थी और इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है। लास्ट है दोस्तों विश्व मौसम विज्ञान संस्थान यानी कि INMO की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1951 में हुई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है, ध्यान रखिएगा। तो ये टॉपिक दोस्तों आपका यहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। अब यहीं पे दोस्तों इससे मिलता जुलता एक छोटा सा टॉपिक आपका और ऐड हो जाता है। हम चाहते दोस्तों इस टॉपिक के साथ साथ इसको भी आप लोग यहीं पे पूरी तरह से कंप्लीट कर सके। आपके एग्जाम में दोस्तों यहाँ से भी कंटिन्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिएगा पॉइंट है दोस्तों आपका प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संगठन, यानी इनके अलावा और भी जितने भी अंतरराष्ट्रीय संगठन है उनकी स्थापना कब हुई थी और उनके मुख्यालय कहाँ पे स्थित हैं। देखिएगा तो सबसे पहले इन सभी विभिन्न संगठनों के नाम दिए गए हैं, इनका स्थापना वर्ष दिया गया है और मुख्यालय भी मेंशन कर दिया गया है। स्टार्ट करते हैं। बात की जाए दोस्तों राष्ट्रमंडल की तो इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। मुख्यालय इसका लंदन यूके में है। रेड क्रॉस की बात की जाए दोस्तों इसकी स्थापना 1863 में हुई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। इंटरपोल की बात की जाए दोस्तों इसकी स्थापना 1923 में हुई थी। इसका मुख्यालय लियांस फ्रांस में स्थित है। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो की बात की जाए इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। यूरोपीय संघ यानी कि EU की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि सार्क की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में स्थित है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन यानी कि OPEC की बात हो रही है तो इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। और लास्ट है दोस्तों एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1967 में की गई थी। इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है, ध्यान रखिएगा। हर फैक्ट हर कंटेंट को आपको अच्छे से प्रिपेयर करके चलने हैं ताकि किसी भी टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपसे मिस ना हो। एक एक क्वेश्चन की कीमत आप लोग जानते हैं। PDF के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग स्टैटिक जीके के अगले टॉपिक की ओर। स्टैटिक जीके से अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा हर्षचरित नामक पुस्तक के लेखक कौन है। करेक्ट आंसर होगा बाण भट्ट। स्टैटिक जीके से अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से रखा गया है। जितनी भी दोस्तों महत्वपूर्ण प्राचीन पुस्तकें आपके एग्जाम में कंटिन्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इनके लेखक कौन है, तो कंप्लीट सेट दोस्तों आपके सामने लगा दी गई है। अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा हर्षचरित नामक पुस्तक के लेखक कौन है।
करेक्ट आंसर होगा बाणभट्ट। क्वेश्चन का टॉपिक है हमारा महत्वपूर्ण प्राचीन पुस्तकें एवं उनके लेखक। चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा एक तरफ महत्वपूर्ण प्राचीन पुस्तकों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ दोस्तों उनसे संबंधित लेखक के नाम दिए गए हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग। बात की जाए दोस्तों पृथ्वीराज रासो की, तो इनके लेखक चंद्रवरदाई हैं। गीतांजलि हो गया, गार्डनर, पोस्ट ऑफिस और गोरा, इन पुस्तकों के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। 49 डेज के लेखक अमृता प्रीतम है। 10 टू पाकिस्तान के लेखक खुशवंत सिंह हैं। रंगभूमि के लेखक प्रेमचंद हैं। पल्लव के लेखक सुमित्रा नंदन पंत हैं। कुरुक्षेत्र और उर्वशी इनके लेखक दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर हैं। ध्यान रखिएगा ऐसे फैक्ट हैं दोस्तों जो कि आपके एग्जाम में केवल पूछे ही नहीं जाएंगे, आप देखेंगे दोस्तों कंटिन्यू रिपीट होते रहेंगे। अगला है दोस्तों अनहैप्पी इंडिया, जिनके लेखक लाला लाजपत राय हैं। भारत भारती, यशोधरा और साकेत, इनके लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं। कागज ते कैनवास के लेखक अमृता प्रीतम है। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। द कंपनी ऑफ बीमैन के लेखक खुशवंत सिंह हैं। प्रेम वाटिका के लेखक रस खान है। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक प्लिनी हैं। बुद्ध चरितम के लेखक दोस्तों अश्व घोष हैं। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या दोस्तों कादम्बरी, जिनके लेखक बाणभट्ट हैं। द इंडियन स्ट्रगल के लेखक सुभाष चंद्र बोस हैं। शाहनामा के लेखक फिरदौसी हैं। सूर सागर हो गया, सूर सारावली और साहित्य लहरी, इनके लेखक सूरदास जी हैं। हुमायूं नामा की लेखिका गुलबदन बेगम है। लाइफ डिवाइन के लेखक अरविंद घोष हैं। अनामिका के लेखक दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। ध्यान रखिएगा यही वजह दोस्तों अपने वीडियोस में ऑप्शन नहीं लगाते। अगला है यामा, जिनके लेखक महादेव वर्मा है। एन एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक बी एस नायपाल है। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन है। राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़ हैं। कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूत के लेखक कालिदास जी हैं। मालती माधव के लेखक भवभूति हैं। किताबुल हिंद के लेखक अलबरूनी हैं। दादा कामरेड के लेखक दोस्तों यशपाल हैं। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है दोस्तों चिदम्बरा, जिनके लेखक सुमित्रा नंदन पंत हैं। द डार्क रूम, माई डेज और मालगुडी डेज के लेखक आर के नारायण है। चंद्रकांता के लेखक देवकी नंदन खत्री हैं। कामसूत्र के लेखक वात्स्यायन हैं। हितोपदेश के लेखक नारायण पंडित हैं। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य या कौटिल्य हैं। कामायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। अष्टाध्यायी के लेखक दोस्तों पाणिनि हैं। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों इंडिका मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिनके लेखक मेगास्थनीज हैं। आयन अकबरी हो गया और अकबरनामा, इनके लेखक अबुल फजल हैं। बीजा के लेखक कबीर दास जी हैं। गोदान हो गया और कर्मभूमि, इनके लेखक प्रेमचंद हैं। इंटरनल इंडिया की लेखिका इंदिरा गांधी हैं। कुली के लेखक मुल्कराज आनंद हैं। मृच्छ कटिकम के लेखक दोस्तों शूद्रक हैं। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या दोस्तों बिंग साफायर, जो कि एक जीवनी है। इसके अलावा टर्निंग पॉइंट और इंडिया 2020, इनके लेखक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हैं। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। इंडिया डिवाइडेड के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ और हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी। आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। इंडिया बिन्स फ्रीडम के लेखक दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं। मधुशाला के दोस्तों लेखक हरिवंश राय बच्चन हैं। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। लास्ट है दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश, जिनके लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। ध्यान रखिएगा अच्छे से आपको प्रिपेयर करके चलने हैं। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग स्टैटिक जीके के अगले टॉपिक की ओर। स्टैटिक जीके से अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है। देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन हमारा पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। करेक्ट आंसर होगा पत्रकारिता के क्षेत्र में। स्टैटिक जीके से अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से रखा गया है। जितने में दोस्तों राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय लेवल के महत्वपूर्ण पुरस्कार एवं सम्मान है तथा संबंधित क्षेत्र, आपके एग्जाम में दोस्तों डाकलेख क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से पुरस्कार या सम्मान किस क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं। तो कंप्लीट सीट दोस्तों आपके सामने लगा दी गई है। अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। करेक्ट आंसर होगा पत्रकारिता के क्षेत्र में। क्वेश्चन का टॉपिक है हमारा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार तथा संबंधित क्षेत्र। चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा एक तरफ राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय लेवल के पुरस्कार एवं सम्मान के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ संबंधित क्षेत्र के नाम दिए गए हैं। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों हम लोग जितने भी अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार एवं सम्मान है तथा उनसे संबंधित जो क्षेत्र हैं। स्टार्ट करते हैं। बात की जाए दोस्तों नोबेल पुरस्कार की, तो ध्यान रखिएगा सबसे पहले ये टोटल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अब इनके नाम आपको जरूर ध्यान रखने हैं। साहित्य हो गया, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, अर्थशास्त्र एवं शांति। क्वेश्चन का ट्रेंड अगर चेंज कर दिया जाए दोस्तों कि निम्न में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है,
अगर ऐसे में आप लोग 6 क्षेत्रों के नाम याद नहीं रखते तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। नेक्स्ट, पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, ऑस्कर पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ग्रैमी पुरस्कार यह संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है क्या दोस्तों, रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो कि सरकारी सेवा हो गया, जन सेवा, पत्रकारिता, साहित्य तथा संचार, अंतर्राष्ट्रीय समझ के क्षेत्र में दिया जाता है, और महात्मा गांधी शांति पुरस्कार यह शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। ध्यान रखेंगे। ये थे दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय लेवल के पुरस्कार व सम्मान तथा संबंधित क्षेत्र। आगे बढ़िएगा। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग राष्ट्रीय लेवल पे जितने भी पुरस्कार व सम्मान है तथा उनसे संबंधित जो क्षेत्र हैं पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों भारत रत्न की, तो ध्यान दीजिएगा। कला हो गया, साहित्य, विज्ञान, खेल के क्षेत्र में विशिष्ट सेवा तथा जन सेवा के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। सरस्वती सम्मान भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। व्यास सम्मान भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट, कबीर पुरस्कार सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में दिया जाता है। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है दोस्तों, द्रोणाचार्य पुरस्कार जो कि खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार ये खेल सराहनीय प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। धन्वंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। बोलाक पुरस्कार किसी की पैदावार में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। चमेली देवी पुरस्कार ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। लास्ट है दोस्तों आपका गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार जो कि सर्वश्रेष्ठ सांसद को दिया था। ध्यान रखेंगे। अच्छे से आपको प्रिपेयर करके चलने हैं। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग स्टैटिक जीके के अगले टॉपिक की ओर। स्टैटिक जीके से अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है। देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? करेक्ट आंसर होगा बांसुरी से। स्टैटिक जीके से अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से रखा गया? महत्वपूर्ण वादक एवं उनके वाद्य यंत्र। आपका सुपर टॉपिक दोस्तों, आपके एग्जाम्स के हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो कंप्लीट सीट आपके सामने लगाई गई है। अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? करेक्ट आंसर होगा बांसुरी से। क्वेश्चन का टॉपिक है हमारा महत्वपूर्ण वादक एवं उनके वाद्य यंत्र। चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के द्वारा इस टॉपिक को पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला पॉइंट है दोस्तों, जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां, गुदई महाराज, सफात खान और लतीफ खां। 5 नाम ध्यान रखें, पांचों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो कि तबला वादक हैं। आगे बढ़िएगा। केवल 5 ही नाम देखेंगे। पंडित रविशंकर, बिलायत खान, निखिल बनर्जी, बंदे हसन और शाहिद परवेज। 5 नाम यहाँ पर भी ध्यान रखें। पांचों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ये सितार वादक हैं। यही वजह दोस्तों हम अपने वीडियोस में आपको ऑप्शन लगा के नहीं पढ़ाते, क्योंकि ऑप्शन से सारे टॉपिक आपके कभी कंप्लीट नहीं हो सकते। केवल कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है और टाइम टेकिंग हो जाता है। आगे बढ़िएगा। अब केवल 4 नाम। सबसे पहले हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, रोनू मजूमदार और राजेंद्र कुलकर्णी जो कि बांसुरी वादक हैं। और 4 ही नाम, अमजद अली खां, अलाउद्दीन खां, अली अकबर खां और हाफिज खां जो कि सरोद वादक हैं। आगे बढ़ेंगे। अब केवल 3 नाम। सबसे पहले उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, दयाशंकर जगन्नाथ और हरि सिंह जो कि शहनाई वादक हैं। और 3 ही नाम, गोविंद स्वामी पिल्लई, एल सुब्रह्मण्यम और विष्णु गोविंद जोग जो कि वायलिन से हैं। आगे बढ़ेंगे। अब केवल 2 नाम। सबसे पहले उस्ताद रहमान खान और गोपाल दास जो कि पखावत से हैं। 2 ही नाम, टीबी गोपाला कृष्णन और जगदीश सिंह जो कि मृदंग से हैं। 2 ही नाम, शिव कुमार शर्मा और भजन सोपोरी जो कि संतूर से हैं। 2 ही नाम, एस बालचंद्रन और असद अली खां जो कि रुद्र वीणा से हैं। अब केवल एक नाम। सबसे पहले नीरू स्वामी पिल्लई जो कि नादस्वरम से हैं। 1 ही नाम, यू श्रीनिवासन जो कि मैंडोलिन से हैं। और 1 ही नाम, अन्नपूर्णा देवी जो कि सुरबहार से हैं। ध्यान रखेंगे आप लोग। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग स्टैटिक जीके के अगले टॉपिक की ओर। स्टैटिक जीके से अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने ही। देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर होगा नई दिल्ली में। स्टैटिक जीके से अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से रखा गया है? भारत के जितने भी दोस्तों महत्वपूर्ण शोध संस्थान है, आपके एग्जाम में कंटिन्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये कहाँ पे स्थित है। तो कंप्लीट सीट दोस्तों आपके सामने लगा दी गई है। अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है?
करेक्ट आंसर होगा नई दिल्ली में। क्वेश्चन का टॉपिक है हमारा भारत के प्रमुख शोध संस्थान। चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा एक तरफ भारत के विभिन्न शोध संस्थान के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ दोस्तों उनकी स्थिति दी गई है, यानी कि ये कहाँ पे स्थित है। स्टार्ट करते हम लोग। बात की जाए केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की, ये कटक में स्थित है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान दोस्तों ये लखनऊ में स्थित है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में स्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी में स्थित है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान दोस्तों ये कानपुर में स्थित है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या दोस्तों, भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान रांची में स्थित है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में स्थित है। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जलगोड़ा में स्थित है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में स्थित है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान धनबाद में स्थित है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून में स्थित है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान दोस्तों ये नई दिल्ली में स्थित है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है दोस्तों, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर में स्थित है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कोलकाता में स्थित है। कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान दोस्तों अहमदाबाद में स्थित है। भारतीय भू चुंबकीय संस्थान दोस्तों ये मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट, भारतीय खगोल संस्थान बेंगलुरु में स्थित है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ये ट्राम्बे में स्थित है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या दोस्तों, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी में स्थित है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में स्थित है। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान रुड़की में स्थित है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक रोड पुणे में स्थित है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में स्थित है। केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान दोस्तों ये नागपुर में स्थित है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों आपका औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान केंद्र जो कि लखनऊ में स्थित है। और लास्ट है कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र जो कि हैदराबाद में स्थित है, ध्यान रखिएगा। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग स्टैटिक जीके के अगले टॉपिक की ओर। स्टैटिक जीके से अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन हमारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किस समिति ने दिया। करेक्ट आंसर होगा बलवंत राय मेहता समिति ने। स्टैटिक जीके से अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से रखा गया, पंचायती राज व्यवस्था से। दोस्तों आपका सुपर टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चंस फैक्ट व कंटेंट यहाँ से बनते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कंप्लीट सीट आपके सामने लगाई गई है, अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किस समिति ने दिया। करेक्ट आंसर होगा बलवंत राय मेहता समिति ने। क्वेश्चन का टॉपिक है हमारा पंचायती राज व्यवस्था। चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के द्वारा इस टॉपिक को क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है हमारा पंचायती राज व्यवस्था भारत में स्थानीय स्वशासन का एक विकेंद्रीकृत रूप है। यह ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए पेश की गई थी, ध्यान रखिएगा। अब आप जानते हैं दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तर होते हैं, तो इसको कंप्लीट कीजिए। पॉइंट है हमारा पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तर होते हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से दोस्तों आप लोगों को एक एक फैक्ट को अच्छे से कंप्लीट करके चलने हैं। देखिएगा पहला पॉइंट है भारत में प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य स्थानीय शासन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। आगे बढ़ेंगे। पंचायती राज व्यवस्था को 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से आरंभ की गई। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा दिया गया। संविधान की 11वीं अनुसूची में आता है, इसमें टोटल 29 कार्यों को शामिल किया गया है। और लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। सब कुछ आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आप सबसे पहले 4 क्वेश्चन कंप्लीट कीजिए। पहला है ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 40 में है। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 4 में है। आगे बढ़िएगा। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था, 1957 में। और पंचायती राज की सूची के अंतर्गत आता है, तो राज्य सूची का विषय, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ी दोस्तों जितनी भी समितियां हैं आप कंप्लीट करेंगे। अलग अलग टेंट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिएगा पॉइंट है पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ी महत्वपूर्ण समितियां। हनुमंत राव समिति की बात की जाए दोस्तों, ये 1983 में गठित हुई। जीबी के राव समिति दोस्तों 1985 में गठित हुई। LM सिंघवी समिति दोस्तों 1986 में गठित हुई। बलवंत राय मेहता समिति दोस्तों 1957 में गठित हुई।
अशोक मेहता समिति दोस्तों 1977 में गठित हुई और थुंगन समिति दोस्तों ये 1989 में गठित की गई, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, 4 क्वेश्चन और देखिए दोस्तों, ताकि ये टॉपिक आपका पूरी तरह से क्लियर हो सके। पहला क्वेश्चन, ग्राम पंचायत की आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो मेला एवं बाजार कर। नेक्स्ट, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। कौन पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी? राज्य निर्वाचन आयोग। और द्विस्तरीय दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किसने दिया था? अशोक मेहता समिति के द्वारा दिया गया था, ध्यान रखेंगे। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों अब हम लोग पॉलिटी के टॉपिक की ओर। पॉलिटी से अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया? करेक्ट आंसर होगा वो 42वां संविधान संशोधन है, जो कि 1976 में किया गया था। पॉलिटी से अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से रखा गया? भारतीय संविधान के संशोधन से साथ में दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना व 42वें संविधान संशोधन की भी बात हुई है। यानी कि जो सीट आपके सामने लगाई गई है, बहुत सारे क्वेश्चन फैक्ट व कंटेंट को एक साथ पूरी तरह से कंप्लीट करके लगाई गई है। अगर इस सीट को दोस्तों आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके चलते हैं तो यकीन कीजिएगा दोस्तों, आप अपने एग्जाम्स के लिए बहुत सारे क्वेश्चन फैक्ट व कंटेंट से एक साथ पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस सुपर टॉपिक को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया? करेक्ट आंसर होगा वो 42वां संविधान संशोधन है, जो कि 1976 में किया गया था। क्वेश्चन का टॉपिक है हमारा, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन एवं संबंधित प्रावधान। अब चलिए दोस्तों, इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के द्वारा इस टॉपिक को क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है हमारा, पंथ निरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया, जो कि हमारा आंसर है। आगे बढ़ेंगे, इसी संशोधन अधिनियम के तहत समाजवादी और अखंडता शब्द भी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए। तो आप पूरी तरह से क्लियर रहिएगा। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। आगे बढ़िएगा, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा ही सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान में 10 मूल कर्तव्यों को भी जोड़ा गया, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 4A और अनुच्छेद 51 का में है। अगला पॉइंट, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक मूल कर्तव्य बढ़ा दिया गया, तब से वर्तमान में टोटल मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। वह 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में कई बदलाव होने के कारण इसे मिनी संविधान या लघु संविधान या संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। वह भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से और मूल कर्तव्य रूस यानी कि पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। हर फैक्ट हर कंटेंट आप अच्छे से प्रिपेयर रखेंगे। आगे बढ़िएगा, अब भारतीय संविधान में दोस्तों जितने भी महत्वपूर्ण संशोधन यानी कि अमेंडमेंट हुए हैं, आप क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, नोट है हमारा, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन एवं संबंधित प्रावधान। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात की जाए दोस्तों, पहला संशोधन जो कि 1951 में किया गया था, तो इस संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची को संविधान में शामिल की गई। तो ध्यान रखिएगा, मूल संविधान में टोटल 8 अनुसूचियां थी, 9वीं अनुसूची को पहले संशोधन 1951 के द्वारा भारतीय संविधान में ऐड किया गया। 21वां संशोधन देखिए, जो कि 1967 में किया गया। इस संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। तो भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं संबंधित प्रावधान है? तो 8वीं अनुसूची भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, 24वां संशोधन देखिए, जो कि 1971 में हुआ। इस संशोधन के द्वारा संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी विभाग में संशोधन का अधिकार दिया गया, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों, आप लोग 44वां संशोधन देखिए, जो कि 1978 में हुआ। ऑलरेडी आप लोग 42वां कवर कर चुके हैं। तो दोस्तों, इस संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार यानी कि एक कानूनी अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया। नेक्स्ट, 52वां संशोधन देखिए, जो कि 1985 में हुआ। इस संशोधन के द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके अलावा इसी संशोधन द्वारा राजनीतिक दल बदल पर कानूनी रोक लगाने की चेष्टा की गई। नेक्स्ट, 56वां संशोधन देखिए, जो कि 1987 में हुआ। इस संशोधन के द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। 61वां संशोधन देखिए, जो कि 1989 में हुआ। इस संशोधन के द्वारा मताधिकार के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। क्लियर रहेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। और ये भी ध्यान रखें दोस्तों, हम आपको पूरी तरह से जोर देके बता रहे हैं कि 42वां कब हुआ था? 1976 में। 44वां कब हुआ था? 1978 में। 73वां कब हुआ था? 1992 में। 86वां कब हुआ था? 2002 में। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में डायरेक्टली बनते रहेंगे। आगे देखिएगा, 65वां संशोधन देखिए, जो कि 1990 में हुआ। इसके द्वारा
अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था की गई। 69वां संशोधन देखिए जो कि 1991 में हुआ। इस संशोधन के द्वारा दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली किया गया। 73वां संशोधन देखिए जो कि 1992 में हुआ। इस संशोधन द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और इसे लागू किया गया। 86वां संविधान संशोधन देखिए जो कि 2002 में हुआ। इस संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। इस संशोधन के जरिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित किया गया। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। 91वां संशोधन देखिए दोस्तों जो कि 2003 में हुआ। इसके द्वारा दल बदल संबंधी कानून में संशोधन किया गया। इसमें यह स्पष्ट किया गया कि 1/3 सदस्य एक साथ दल बदल नहीं कर सकते। ध्यान रखिएगा। इसी संशोधन के द्वारा मंत्रिमंडल का आकार भी सीमित कर दिया गया। किसी भी मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। हालांकि किसी भी कैबिनेट सदस्यों की संख्या 12 से कम नहीं होगी। ऐसे फैक्ट हैं दोस्तों जो कि आपके एग्जाम में कॉन्सेप्चुअल भी पूछे जाते हैं। 52वां संशोधन देखिए जो कि 2003 में ही हुआ। इस संशोधन के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाओं कौन कौन, मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली को ऐड किया गया। ध्यान रखेंगे। और अब टोटल भाषाओं की संख्या कितनी है? 22 है। कौन सी अनुसूची है? 8वीं। नेक्स्ट 101वां संशोधन देखिए जो कि 2016 में हुआ। संविधान के 101वें संशोधन अधिनियम के द्वारा वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी को लागू करके अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के सरलीकरण की व्यवस्था हासिल की गई। तो जीएसटी कैसा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है। ये भी ध्यान रखेंगे। जीएसटी ने वस्तुओं और सेवाओं पर विभिन्न करों को एक कर में समेकित कर दिया, जिससे आपूर्ति श्रृंखला में कराधान सरल हो गया। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 102वां संशोधन देखिए जो कि 2018 में हुआ। इस संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। सुपर फैक्ट है। वहाँ इस संशोधन ने राष्ट्रपति को किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों यानी एससीबीसी की सूची को सूचित करने का अधिकार भी दिया। ध्यान रखेंगे। 103वां संशोधन देखिए जो कि 2019 में हुआ। यह भारत में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी ईडब्ल्यूएस के लिए शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण प्रदान करता है। 104वां संशोधन देखिए जो कि 2019 में हुआ। यह संशोधन लोकसभा राज्य विधानसभा में अनुसूचित जातियों यानी एससी और अनुसूचित जनजातियों यानी एसटी के लिए सीटों के आरक्षण को 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। और इसके साथ ही इस संशोधन ने लोकसभा राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए सीटों के आरक्षण को समाप्त कर दिया। यह भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। 105वां संशोधन देखिए जो कि 2021 में हुआ। इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों यानी एससीबीसी की पहचान करने और उन्हें नामित करने की शक्ति राज्यों को वापस देना है। और लास्ट है दोस्तों 106वां संशोधन जो कि 2023 में किया गया। यह कानून जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, लोकसभा हो गया, राज्य विधानसभा और राष्ट्रीय राजधानी राज्य दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का प्रावधान करता है। ध्यान रखेंगे। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग पॉलिटी के अगले टॉपिक की ओर। पॉलिटी से अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है। देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 280 में। पॉलिटी से अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से रखा गया? भारतीय संविधान के जितने भी दोस्तों महत्वपूर्ण अनुच्छेद में संबंधित प्रावधान। आपका सबसे सुपर टॉपिक। आपके एग्जाम्स के हर शिफ्ट में दोस्तों मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से देखने को मिलेंगे। तो कंप्लीट सीट आपके सामने लगाई गई है। अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 280 में। क्वेश्चन का टॉपिक है हमारा भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद एवं संबंधित प्रावधान। चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा एक तरफ दोस्तों भारतीय संविधान के जितने भी संबंधित प्रावधान हैं उनके नाम दिए गए हैं। दूसरी तरफ दोस्तों उनसे संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद के नाम दिए गए हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग। बात की जाए संघ का नाम और राज्य क्षेत्र तो इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में है। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना इसका प्रावधान अनुच्छेद 2 में है। राज्यों की सीमा एवं नाम में परिवर्तन इसका प्रावधान अनुच्छेद 3 में है। संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता या आप कह सकते हैं नागरिकता संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 5 में है। विधि के समक्ष समानता का अधिकार का प्रावधान अनुच्छेद 14 में है। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध का प्रावधान अनुच्छेद 15 में है। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है दोस्तों? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का प्रावधान अनुच्छेद 16 में है। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में है। वहाँ उपाधियों का दोस्तों ये अनुच्छेद 18 में है। नेक्स्ट विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान अनुच्छेद 19 में है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 20 में है। प्राणोदैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 21 में है। नेक्स्ट 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार इसका प्रावधान अनुच्छेद 21 का में है। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है दोस्तों?
अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 29 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार का प्रावधान अनुच्छेद 32 में है। नेक्स्ट, समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान अनुच्छेद 39 का में है। ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान अनुच्छेद 40 में है। आगे बढ़िएगा, समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी का प्रावधान अनुच्छेद 44 में है। पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 48 में है। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है दोस्तों, समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान अनुच्छेद 39D में है। कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का प्रावधान अनुच्छेद 50 में है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि का प्रावधान अनुच्छेद 51 में है। नेक्स्ट, मूल कर्तव्य आपका 51 का में है। भारत के राष्ट्रपति का पद संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 52 में है। राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 53 में है। राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 54 में है। राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रक्रिया अपनाई जाती है दोस्तों, इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 में है। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या दोस्तों, राष्ट्रपति का कार्यकाल संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 56 में है। राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 61 में है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 66 में। राष्ट्रपति द्वारा जो उसे क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, इसका प्रावधान अनुच्छेद 72 में है। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए जो मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई अनुच्छेद 74 में है। भारत का महान्यायाधीश अनुच्छेद 76 में है। संसद के गठन का प्रावधान दोस्तों ये अनुच्छेद 79 में है। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या दोस्तों, राज्यसभा का गठन संबंधित प्रावधान 80 में है। लोकसभा का गठन संबंधित प्रावधान 81 में है। संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक कराई जाती है, इसका प्रावधान 108 में है। धन विधेयक की परिभाषा 110 में है। वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे हम लोग बजट के नाम से जानते हैं, इसका प्रावधान 112 में है। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति संबंधित प्रावधान 123 में। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना संबंधित प्रावधान 124 में है। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है दोस्तों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी संबंधित प्रावधान 148 में है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी के कर्तव्य का प्रावधान ये 149 में है। राज्यपाल की नियुक्ति 155 में है। राज्यपाल द्वारा क्षमादान की शक्ति 161 में। राज्य का महाधिवक्ता 165 में है। राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति 213 में है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति दोस्तों ये 217 में है। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है दोस्तों, उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार संबंधित प्रावधान 226 में है। पंचायती राज की परिभाषा संबंधित प्रावधान 243 में। वित्त आयोग का प्रावधान 280 में है। राज्य में राष्ट्रपति शासन दोस्तों 356 में। वित्तीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान संबंधित दोस्तों ये 360 में है। संघ की राजभाषा 343 में। संपत्ति का अधिकार दोस्तों ये अनुच्छेद 300A में आता है। राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल घोषित करने का प्रावधान ये 352 में है। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है दोस्तों, राष्ट्रपति और राज्यपालों की विशेष सुरक्षा संबंधित प्रावधान 361 में है। प्रमुख बंदरगाहों और हवाई अड्डों के संबंध में विशेष प्रावधान ये 364 में है। लास्ट है, संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया संबंधित प्रावधान ये 368 में। ध्यान रखिएगा। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग करंट अफेयर्स के टॉपिक की ओर। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में दोस्तों इस वीडियो में जिन क्वेश्चंस को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, एक क्वेश्चन है दोस्तों आपके जनवरी टू सितंबर 2025 से सुपर क्वेश्चंस, आप लोग अच्छे से इसको सॉल्व करेंगे। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर होगा संजोग गुप्ता को। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा दोस्तों, स्थापना की बात की जाए तो आईसीसी की स्थापना की गई थी 15 जून 1909 में। मुख्यालय इसका दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है और वर्तमान चेयरमैन इनके दोस्तों जय शाह हैं। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, करंट अफेयर से अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2025 में भारत किस स्थान पर है? यानी कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है? करेक्ट आंसर होगा 131वें स्थान पर। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा दोस्तों, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2025 में भारत 148 देशों की सूची में 131वें स्थान पर है। जारीकर्ता की बात की जाए तो इसे जारी किया गया विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF के द्वारा। संस्करण दोस्तों ये 19वां था। टॉप 3 देशों की सूची देखिए तो पहला स्थान आइसलैंड का रहा, सेकंड फिनलैंड का रहा और तीसरा स्थान दोस्तों नॉर्वे का रहा। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सतत विकास लक्ष्य यानी कि SDG सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है? करेक्ट आंसर होगा 99वें स्थान पर। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेगा दोस्तों, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत को 99वां स्थान प्राप्त हुआ है। यह संस्करण संयुक्त राष्ट्र के सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क यानी SDSN द्वारा जारी किया जाता है। संस्करण की बात की जाए तो ये 10वां संस्करण था। टॉप 3 देशों की सूची देखिए तो पहला स्थान इसमें फिनलैंड का रहा, सेकेंड स्वीडन का रहा और तीसरा स्थान दोस्तों डेनमार्क का रहा। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं,
करंट अफेयर से अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन बने हैं? करेक्ट आंसर होगा संजय मल्होत्रा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा दोस्तों, आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक और नियामक निकाय है जो भारतीय बैंकिंग प्रणाली के नियमन के लिए जिम्मेदार है। मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में, स्थापना इसकी हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। राष्ट्रीयकरण की बात की जाए तो इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया। आरबीआई के 4 उप गवर्नर देखेंगे तो एम राजेश्वर राव हैं, स्वामीनाथन जानकी रमण है, टी रविशंकर हैं और पूनम गुप्ता हैं। और भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक की बात की जाए तो वर्तमान में अजीत रत्नाकर जोशी हैं। वह आरबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी की बात की जाए तो वो सुधा बाल कृष्णन है। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, करंट अफेयर से अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगस्त 2025 में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर ए राजराजन को। अगला क्वेश्चन, अगस्त 2025 में 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो नितिन गडकरी को। अगला क्वेश्चन, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये 2 लोगों को दिया गया है दोस्तों। एक है शाहरुख खान जिन्हें मिला है जवान फिल्म के लिए, एक है विक्रांत मैसी जिन्हें मिला है 12वीं फेल फिल्म के लिए। नेक्स्ट, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? तो रानी मुखर्जी ने जीता है। फिल्म का नाम है दोस्तों मिसेज चटर्जी बनाम नॉर्वे। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट, 23वां दिव्य कला मेला किस राज्य में आयोजित किया गया? तो वडोदरा गुजरात में। और मई 2025 में त्रिशूर उत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? तो एक केरल राज्य में आयोजित किया गया। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्या है, 6वां एशियाई महिला कबड्डी खिताब 2025 किस देश की टीम ने जीता है? तो ये भारत ने जीता। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा। आयोजन की तिथि की बात की जाए तो 6 से 8 मार्च 2025 को इसका आयोजन किया गया। विजेता इसमें भारत रहा, उप विजेता इसमें ईरान रहा। संस्करण दोस्तों ये 6वां था। मेजबान देश की बात की जाए तो तेहरान और ईरान रहे। ध्यान रखिएगा। हर फैक्ट हर ट्रेंड से दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया जाता है ताकि किसी भी ट्रेंड से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाए, आपसे मिस ना हो। अगला क्वेश्चन, जून 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि आईओसी की पहली महिला और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष कौन बनी? तो क्रिस्टी कोवेंट्री हैं। थोड़ा सा पॉइंट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी आईओसी या दुनिया भर के ओलंपिक खेलों का सर्वोच्च प्राधिकारी है और आईओसी का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। स्थापना इसकी 23 जून 1894 को हुई थी। मुख्यालय इसका लुसाने स्विट्जरलैंड में है और वर्तमान अध्यक्ष दोस्तों क्रिस्टो कोवेंट्री हैं जो कि जिम्बाब्वे की हैं। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने जीता है? तो ये प्रणव वेंकटेश ने जीता है। नेक्स्ट, अगस्त 2025 में रक्षा लेखा महानियंत्रक यानी सीजीडीए का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो राजकुमार अरोड़ा ने। अगला क्वेश्चन, अगस्त 2025 में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर ए राजराजन को। और जुलाई 2025 में सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो संजय सिंघल है। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगस्त 2025 में भारत के नए उप सेना प्रमुख कौन बने हैं? तो लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी? तो आस्था पुनिया। नेक्स्ट, संघ लोक सेवा यानी कि यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने? तो डॉक्टर अजय कुमार। और भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो जस्टिस BR गवई हैं। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सोनाली मिश्रा को। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ यानी NRAI के अध्यक्ष कौन बने? कलकेश नारायण सिंह देव। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBDT के अध्यक्ष के रूप में किससे नियुक्त किया गया? रवि अग्रवाल को। और जुलाई 2025 में भारतीय बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण यानी कि IRDAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अजय सेठ हैं। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, करंट से अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जुलाई 2025 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन नियुक्त हुई हैं? तो प्रोफेसर उमा कांसीवाल हैं। नेक्स्ट, भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC का नया प्रबंध निदेशक यानी कि MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO किससे नियुक्त किया गया है? तो R दोराईस्वामी को। नेक्स्ट, जुलाई 2025 में हरियाणा के राज्यपाल के रूप में किससे नियुक्त किया गया? तो आशुम कुमार घोष को।
और जुलाई 2025 में कर्नाटक के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो विभू बखरू को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर होगा न्यायमूर्ति कलपति राजेंद्रन श्रीराम को। अगला क्वेश्चन, भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ज्ञानेश कुमार को। मार्च 2025 में भारतीय बैंक संघ यानी कि IBA का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी को। और 13वें ICC महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये भारत में किया जाएगा, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, करंट अफेयर्स से अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर होगा ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा, 18 जनवरी 2025 को भारत सरकार ने ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF के नए महानिदेशक यानी कि DG के पद पर नियुक्त किया है। स्थापना की बात की जाए दोस्तों, तो CRPF की स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1939 को। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खो खो विश्व कप 2025 में पुरुष और महिला वर्ग का खिताब किसने जीता? करेक्ट आंसर होगा भारत ने। एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा, संस्करण की बात की जाए तो ये पहला था दोस्तों, मेजबान देश इसमें भारत था। आयोजन स्थल की बात की जाए तो इंदिरा गांधी स्टेडियम नई दिल्ली में किया गया। आयोजन की तिथि थी 13 से 19 जनवरी 2025। विजेता पुरुष और महिला वर्ग भारत रहा, उप विजेता पुरुष और महिला वर्ग भी नेपाल रहा। भारतीय महिला टीम की कप्तान प्रियंका इंगले थी। भारतीय पुरुष टीम के कप्तान प्रतीक वाइकर थे और शुभंकर इसका तारा और तेजस था। सब कुछ आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है? चौथे स्थान पर। नेक्स्ट, 26 जनवरी 2025 में गणतंत्र दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो 76वीं, ध्यान रखेंगे। एक्स्ट्रा फैक्ट, मुख्य अतिथि की बात की जाए तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो रहे और गणतंत्र दिवस 2025 का विषय था स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर होगा 139 लोगों को। एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा दोस्तों, भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 2025 के लिए 139 पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया है। इस साल 7वीं पद्म विभूषण है, 19 पद्म भूषण है और 113 दोस्तों पद्म श्री पुरस्कार घोषित किए गए हैं। ये पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण योगदान देने वाले नागरिकों को दिए जाते हैं। पद्म पुरस्कार विजेताओं में से 23 महिलाएं हैं, इनमें 10 विदेशी हैं यानी कि NRI, PIO और OCI कैटेगरी के लोग। 13 हस्तियां ऐसी हैं जिन्हें मरणोपरांत दोस्तों पुरस्कार दिए गए हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 की तिथि को मनाया गया है 12 जनवरी को। एक्स्ट्रा फैक्ट देखेगा दोस्तों, भारत के महानतम दार्शनिक और आध्यात्मिक नेता कौन? स्वामी विवेकानंद की जयंती को 1985 से हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बार की जो थीम थी राष्ट्र निर्माण के लिए युवा सशक्तिकरण, ध्यान रखेंगे। तो यहीं पे दोस्तों हम इस वीडियो को विराम देना चाहेंगे। और भी दोस्तों क्वेश्चन या टॉपिक इसमें ऐड करते हैं तो आपका वीडियो काफ़ी लंबा खींचेगा। तो मिलते हैं दोस्तों हम आपको अपने अगले वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।